This is video 2 of the chapter 3 Metals and Non-Metals of Class 10th NCERT Chemistry. So in video 1 we discussed physical properties of metals and non-metals. उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, एक्टिविटीज़ भी देखी थी. एंड इन दिस वीडियो 2 वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं. पहले हमने देखा था कि मेटल्स जो थे वो लस्ट्रस थे एंड नॉन मेटल्स वर नॉन लस्ट्रस. एग्जाम्पल था क्या मेटल्स का, आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह. एंड एक्सेप्शन हमने जो है नॉन मेटल में आयोडीन पढ़ी थी, जो नॉन मेटल होते हुए भी इट वाज अ लस्ट्रस सब्सटेंस, राइट. सेकंड हमने प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, whereas नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने एक्सेप्शन पढ़ा था ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, जबकि वो एक नॉन मेटल है फिर भी. देन वी स्टडीड द malleability एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द metals. Malleability मतलब कि the metals can be beaten down into the thin sheets with the help of the hammer, and they are called as malleable, and their ability is known as malleability. Ductility is the property of the metals by which they can be drawn into the wires by stretching them, right. So हमने एग्जांपल्स देखे थे. और गोल्ड वाज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, जिसमें हमने देखा था कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर वर द मोस्ट मेलिएबल metals also, right. And on the other hand, non-metals are neither malleable nor ductile. Then we studied that metals were sonorous and non-metals were non-sonorous. Non-sonorous or sonorous means produce ability to produce sound when we strike the metal with another hard substance, right. Then we have seen that the metals had high melting and boiling points. एक्सेप्शन इसमें हमने पढ़ी थी सारी, जिसमें हमने सीजियम और गैलियम देखा था, उनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स थे. सोडियम, पोटेशियम, they were also having the low melting points. And whereas non metals में जो था low melting point होता है, but diamond is the hardest substance. On the other hand, it also has the high melting point, right. ये सारी एक्सेप्शन हमने पढ़ ली थी. अब आज हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को. तो फर्स्ट इज रिएक्शंस विद मेटल ऑफ मेटल्स विद एयर. ठीक है, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद एयर, ये हम देखेंगे इसमें. तो एक्टिविटी 3.9 में क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस. इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन, होल्ड एनी सैम्पल्स टेकन अबव विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बेंडिंग द. तो जितने भी सैम्पल्स हमने तो जो लेंगे उनको हमें टोंग्स से ही पकड़ना है एंड बर्न देम ओवर अ फ्लेम. तो पिछली एक्टिविटी में जो भी हमने सैंपल्स लिए थे वो हमें यहाँ लेने हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, ये सब हमें लेना है. और उसे हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे फ्लेम पे. फिर उसको कलेक्ट कर लेंगे. बर्न होने के बाद जो भी हमारे को मिलेगा प्रोडक्ट, उसको कलेक्ट करना है, राइट. और फिर उसे कूल डाउन होने देना है. तो विच मेटल बर्न्स easily, what flame color did you observe when the metal burned. और फ्लेम का कलर क्या था जब मेटल बर्न हो रहा था. हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर ऑन आफ्टर बर्निंग. जलने के बाद जो है सरफेस कैसा था मेटल का. अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. तो इसके ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस इन्होंने हमसे पूछी हैं, उसके बेस पे हमें इनको रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है टुवर्ड्स ऑक्सीजन. आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर. क्या है ये प्रोडक्ट्स जो हैं सोल्यूबल हैं वाटर में. तो देखते हैं. हमने देखा कि जो सोडियम और ये पोटेशियम है रिएक्ट करेंगे विगरसली किससे, एयर से. ठीक है, अगर उनको हम खुला रख देंगे इफ कैप्ट ओपन, तो ये कैच करते हैं फायर को, यानी फायर इनमें जो है आग लग जाती है. दे कैच द फायर वेरी इजीली इफ कैप्ट ओपन एंड रिएक्ट वेरी विगरसली विद द ऑक्सीजन. इफ सो दे केप्ट इमर्स्ड इन दी केरोसिन ऑयल. मैंने आपको
लास्ट वीडियो 1 में भी मैंने आपको बोला था कि सोडियम वगैरह को हम डिप करके रखते हैं किसमें, इन दी केरोसिन। क्यों रखते हैं उसका रीज़न ये यहाँ पे आपको बता दिया। सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड जिंक, जो सरफेस हैं ये इन सब के, गेट्स कवर्ड विद अ थिन कोटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब हम इनको एयर में ऐसे खुला रखेंगे तो इनके सरफेस पे एक मेटल ऑक्साइड की कोटिंग जो है डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, वो देखा है कई मेटल्स आपने कि कैसे ब्लैकिश से हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। कॉपर का आपने घर पे भी देखे होंगे। ठीक है, तो और अगर हम उसको थोड़ा सा रब कर दें तो वो फिर से शाइनी हो जाते हैं मेटल्स, राइट। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है मेटल का ऊपर की लेयर, एंड फॉर्म्स अ मेटल ऑक्साइड। तो वो मेटल ऑक्साइड की लेयर जो कवर हो जाती है उसी से जो है फर्दर ऑक्सीडेशन जो है रुक जाता है। ठीक है, इससे प्रिवेंट होता है मेटल आगे और ख़राब होने से, वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। राइट। तो मैग्नीशियम बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। जो मैग्नीशियम है जब वो बर्न होगा तो एक डैजलिंग वाइट लाइट आएगी, फ्लेम जो है वाइट कलर की दिखेगी। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन जो है बर्न नहीं होगा हीट करने पे, बट आयरन फिलिंग्स लेंगे अगर हम, वो जो है विगरसली जल्दी से जो है बर्न हो जाएंगी। सीयू जो है कॉपर हमने जो लिया था वो भी बर्न नहीं होगा, बल्कि जो उसका सरफेस है वो भी कवर हो जाएगा किससे, एक थिन ब्लैक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ कॉपर। कॉपर ऑक्साइड की एक ब्लैक लेयर जो है कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी आफ्टर द बर्निंग, हीटिंग, आफ्टर हीटिंग। जो ये हमारा सिल्वर और गोल्ड लेंगे ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग वेरी इजली। ठीक है, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। तो दीज वर द ऑब्जर्वेशंस विच वी हैव सीन। तो अभी इन सभी की हम रिएक्शंस देख लेते हैं कि रिएक्शंस क्या होंगी। तो ये जितने भी मेटल्स थे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, एयर में से यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हमने सोडियम को देखा था, सोडियम को ऑक्सीजन से किया, ऑक्सीजन कहाँ से आया, एयर से, और फिर क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी इक्वेशंस हम लिखेंगे, ऑल द केमिकल रिएक्शंस शुड बी वेल बैलेंस्ड। हमें बिना बैलेंस किए हुए केमिकल इक्वेशंस नहीं लिखनी है कभी भी। यू शुड ऑलवेज राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, राइट। सो हमने इसको बैलेंस भी कर दिया है। नेक्स्ट था पोटेशियम। पोटेशियम भी ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो वो पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। वो कैसा था, सोल्यूबल था वाटर में। और सोडियम ऑक्साइड भी सोल्यूबल है वाटर में। मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। जिंक ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। एंड कॉपर विल बी, कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर बन रही थी ना कॉपर ऑक्साइड की, हमने अभी देखा। तो वो उसका फॉर्मूला ये है, ये है। तो ये सारी रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मतलब कि अगर हम एक टेस्ट करेंगे इनको, ये रेड लिटमस को क्या कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो इसका मतलब ये बेसिक इन नेचर होते हैं। दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये मेटल ऑक्साइड्स जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, जो भी मेटल है उसका सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड गिव्स यू मेटल सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जो अभी बना था ब्लैक कलर का, उसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो आपने देखा कॉपर ने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया और वाटर अलग से निकल गया, यानी कॉपर सल्फेट हो गया। अभी ये कॉपर का सॉल्ट बन गया। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत ज़्यादातर जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। बट सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड कैसे थे, सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो इनकी ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये हमें देखनी है। सोडियम ऑक्साइड
और पोटेशियम ऑक्साइड, क्योंकि एक सोडियम और पोटेशियम क्या थे, मेटल्स थे, और इनके ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर, अभी हमने देखा। और जब हम उन्हें वाटर के साथ में उसमें सॉल्युबिलिटी उनकी चेक करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो क्या है, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइजेज एन एसिड। एक बेस क्या होता है, वो सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ये तो सभी को पता है। एन एल्कली इज अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर। और एक एल्कली क्या होगा, एल्कली वो बेस होगा जो सोल्यूबल होगा वाटर में। सो वी कैन से दैट ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। तो हम कह सकते हैं कि सारे एल्कलीज जो बेसिस होते हैं बट सारे बेसिस आर नॉट एल्कलीज। तो ये important, you should remember all these things. Next is amphoteric oxides. These I have explained you in video 1 also. What are amphoteric oxides? Amphoteric oxides are those metal oxides which react with both acids as well as bases. metal oxide वो वाले metal oxides जो acids और bases दोनों के साथ react करके produce करते हैं salt और water are called amphoteric oxides. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका एग्जाम्पल हमारा होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जब हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे इट विल गिव अस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। और जब हम उसे बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इट विल गिव यू सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, राइट। समझ आ गया। दीज equations are also important and this topic is also very important, so you have to memorize all these. This is a do you know section given in the NCERT book which we should know. What is this? Anodizing. Anodizing is a process of forming thick oxide layer of aluminum. Means कि anodizing होता क्या है, it is a process of forming a thick layer of aluminium oxide, right. When aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air, जब aluminium क्या करते हैं, exposed to air होता है, यानी एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो एक जो लेयर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वो डेवलप हो जाएगी एल्यूमिनियम पे। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो थिन कोटिंग हो गई है ये जो है उसके फर्दर कोरोजन को बचाएगी एल्यूमिनियम मेटल के। अभी हमने पहले भी पढ़ा कि जो मेटल ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती हैं वो फर्दर कोरोजन को, फर्दर डिस्ट्रक्शन को बचाती हैं। किसके, मेटल को। दिस द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग ऑक्साइड लेयर थिकर। तो अगर हम इस ऑक्साइड लेयर को, ये तो अभी एक ही लेयर बनी, अगर हम इसको थिक कर दें तो और ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगी एल्यूमिनियम की, राइट। सो ड्यूरिंग, तो हम इसी के लिए एनोडाइजिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। एनोडाइजिंग मीन्स कि एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल जो है उसको हम एनोड की तरह यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स एक बीकर में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, उसमें हमने एनोड लगा दी जो किससे बनी, एक इलेक्ट्रोड रखी, क्या है ये, एल्यूमिनियम से बनी हुई है, इसको हम एनोड बनाएंगे और दूसरी जो भी लेंगे वो कैथोड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और ये एल्यूमिनियम लिया, इसको एनोड की तरह यूज़ करेंगे। एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोड होता है जिसमें हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का जो रिएक्टिव टर्मिनल है वो इससे ज्वाइन करेंगे, राइट। अब होगा क्या, द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड। तो जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी वो रिएक्ट करेगी एल्यूमिनियम से जो एनोड बना हुआ है, ठीक है, एंड टू मेक ए थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, जिससे क्या होगा, एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है फॉर्म होती जाएगी। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। ये जो ऑक्साइड लेयर है ये डाई करने की जा सकती है बहुत इजीली, जिससे कि एल्यूमिनियम आर्टिकल्स को एक अट्रैक्टिव फिनिश दे सकते हैं हम लोग, राइट। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज इन दी एग्जामिनेशंस, सो डू प्रिपेयर इट ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अभी हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर देखा कि कैसे फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं जो एयर में प्रेजेंट होती है।
मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड्स एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स और वाटर देते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। उसका एग्जांपल भी देख लिया हमने, एल्युमिनियम ऑक्साइड था, और फिर हमने एनोडाइजिंग प्रोसेस भी देखा। नाउ हम देखेंगे कि मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल प्लस वाटर क्या देंगे हमारे को, एक तो मेटल ऑक्साइड देंगे और साथ में हाइड्रोजन आएगा। मेटल ऑक्साइड, फिर जो ये मेटल ऑक्साइड है उसको जब हम वाटर में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, मेटल का जब वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है, और फिर जो मेटल ऑक्साइड बना है उसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो एक्टिविटी 3.10 में क्या कहा है, कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ दिस same metals as in activity 3.9. Put small pieces of samples separately in beakers half filled with cold water. Which metals react with cold water? Arrange them in the increasing order of their reactivity with water. Did any metal produce fire on water? क्या कोई मेटल जो है फायर प्रोड्यूस करता है वाटर से रिएक्ट करने पे? डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? क्या कोई मेटल स्टार्ट करता है फ्लोट करना स्टार्ट करता है कुछ समय बाद? पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हमें वो वाले मेटल्स का नाम बताने हैं जिन्होंने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं की और जिन्होंने हॉट वाटर के साथ भी नहीं की। बेसिकली हमें ये बताना है कौन कौन से मेटल्स ने कैसे कैसे वाटर के साथ रिएक्शन की, कोल्ड के साथ की, किसने हॉट वाटर के साथ की, किसने स्टीम के साथ की, राइट। और फिर हमें उन्हें अरेंज करना है। और जिसने, और कौन सा मेटल ऐसा था जो बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं किया वाटर से या किसी भी फॉर्म में। जैसे कि हमने देखा था कि सिल्वर और गोल्ड ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद वाटर। तो इसके लिए ये अपरेटस बनाया है जिसमें क्या है, ये बर्नर है, यहाँ पे ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर है, मेटल का सैंपल हमने यहाँ रखना है, बर्न करना है यहाँ से ग्लास वुल को। फिर क्या है, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब में जो है कॉर्क लगी हुई है, तो डिलीवरी ट्यूब से ये इस बीकर में जा रहा है, जिस उस बीकर में क्या है पानी है, और ये वाटर यहाँ पे आ रहा है इस वाली टेस्ट ट्यूब में। और यहाँ पे जो ये बबल्स दिख रहे हैं ना, ये किसके हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है उसके बबल्स दिख रहे हैं, राइट। तो हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, जो एल्युमिनियम आयरन और जिंक हैं वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, एंड जो रिएक्शन नहीं करेंगे वो कौन कौन से हैं, लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि कोल्ड वाटर से किसने रिएक्शन की, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ने, हॉट वाटर से की मैग्नीशियम ने, एंड स्टीम से रिएक्शन की एल्युमिनियम आयरन और जिंक ने। और जिन्होंने बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दी, कोई नो रिएक्शन विद वाटर था, वो कौन था, लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 stick to their surfaces। तो जो ये हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो फ्लोट करना शुरू कर देंगे आफ्टर सम टाइम। अभी एक्टिविटी में पूछा था ना कौन से मेटल फ्लोट करेंगे, तो वो होंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्यों फ्लोट करेंगे, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बबल्स विच गेट्स फॉर्म्ड, दे गेट स्टिक टू देयर सर्फेसेस। जो हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म होंगे ये जो है इन मेटल सर्फेसेस की पे स्टिक कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये मेटल जो है फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी इनकी रिएक्शंस हैं जो हमें पता होना चाहिए, जो भी हमने करवाए पढ़ा है अभी। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में हीट भी होगी। तो ये हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, उसकी वजह से जो है ये फायर कैच कर लेती है सोडियम। सोडियम को तभी बोलते हैं लैब में, व्हेन एवर यू गो इनटू द केमिस्ट्री लैब दे ऑलवेज keep the sodium metal separate, or always if you are given sodium metal, they will, the teachers and the lab assistants always warns you to not put the sodium in the sink, so because to prevent it to come in the contact of water। अगर वो पानी की कांटेक्ट में जाएगा तो आग लग सकती है वहाँ पे केमिस्ट्री लैब में।
इसलिए कभी भी सोडियम को वाटर से रिएक्ट के कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए। आग लगते तुरंत जो है विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। पोटेशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये भी जो है हाइड्रोजन की वजह से कैच करता है फायर को। कैल्शियम जो है वाटर से जब रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर से, इट गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम, अच्छा सोडियम और पोटेशियम में हमने देखा कि ये लिखा है ना साथ में हीट, हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट भी साथ में निकल रही है, वो इसीलिए क्योंकि कैच करती है फायर को, आग लग जाती है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ स्टीम, तो इट गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन विल रिलीज मैग्नीशियम प्लस हॉट वाटर, हॉट वाटर से भी रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिंक विल रिएक्ट विथ स्टीम एंड जिंक ऑक्साइड विल बी produced with along with the hydrogen gas. Aluminium reacts with steam, it gives you aluminum oxide plus hydrogen gas, and iron reacts with steam, it gives you आयरन ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होनी ही होनी है। तो दीज इक्वेशंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमेशा केमिस्ट्री में शुड राइट द आंसर अलॉन्ग विद द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, राइट, एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस शुड बी रिटन, राइट। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। रिएक्शन जो मेटल जो है एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या मिलता है हमारे को, सॉल्ट और हाइड्रोजन। सॉल्ट मतलब मेटल का सॉल्ट, राइट। एक्टिविटी करनी है कि हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हमें थर्मामीटर भी लगा देना है सो दैट देयर बल्ब आर डिप्ड इन द एसिड। कुछ मेटल्स के जैसे कि कुछ मेटल्स के सैंपल्स हमें लेने हैं और सोडियम एंड पोटेशियम हमको नहीं लेना है। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली, और कैसे जो किस रेट से बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो देखने हैं। विच मेटल्स रिएक्ट विगरसली, कौन से मेटल्स ज़्यादा विगरसली रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एंड विच with which metal did you record the highest temperature, arrange the metals in the decreasing order of reactivity। तो हाइड्रोजन गैस जो है डजंट इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। हम देखेंगे कि जब हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व नहीं होती है जब मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, है ना। नाइट्रिक एसिड के साथ जो है ये रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन। लेकिन जो मैंगनीज और मैग्नीशियम है ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। द रेट ऑफ बबल्स फॉर्मेशन वॉज फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में सबसे ज़्यादा बबल्स बन रहे थे, फास्टेस्ट था रेट इसमें। एंड ऑल्सो द रिएक्शन वॉज मोस्ट एक्सोथर्मिक, और सबसे ज़्यादा हीट भी इसी में प्रोड्यूस। एक्सोथर्मिक का मतलब भी यही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच heat is released, right, and endothermic reactions are those in which heat is absorbed, right. So the reaction with magnesium was the rate of bubble rate of bubble formation was fastest in this case, and also the reaction was the most and exothermic. Copper showed no reaction with dilute nitric acid। कॉपर ने कोई भी रिएक्शन शो नहीं किया नाइट्रिक एसिड के साथ, राइट। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन ऑर्डर, तो इससे हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम जो है इन सब में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उससे कम रिएक्टिव जिंक, एंड देन द लीस्ट रिएक्टिव वाज आयरन। इन एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फास्ट रिएक्शन थी, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। जिंक प्लस HCl गेव यू जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। आयरन प्लस HCl गिव्स यू आयरन क्लोराइड, or you can say it ferrous chloride and hydrogen. Copper plus HCl did not give any reaction, so no reaction is written. So this is aqua regia. Do you know section of the NCERT book which is very important? Aqua regia क्या होता है? It is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड किस रेशियो में 3:1 यानी 3 पार्ट्स अगर HCl के तो 1 पार्ट HNO3 का, राइट। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड, तो एक्वा रीजिया कैसे बनाते हैं 3 पार्ट्स ऑफ HCl mixed with 1 part of concentrated HNO3 concentrated hydrochloric acid, concentrated HNO3 are when they are mixed in 3:1 ratio, then aqua regia solution is formed. Aqua means water, ठीक है, aqua regia means royal water, in Latin it means royal water. Aqua regia is क्या है, it can dissolve gold, क्या कर सकता है, गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है, इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन, मतलब कि ये एसिड्स को अगर आप अलग अलग लेंगे, अगर if we take the concentrated hydrochloric acid separately and try to dissolve gold in it, that will not be possible. In the same case, if we take only concentrated nitric acid and try to dissolve gold in that, that will not be possible. But when we mix them in the ratio 3:1, then it becomes aqua regia and now it can dissolve the gold, right. Aqua regia is a highly corrosive फ्यूमिंग लिक्विड, corrosive मीन्स डिस्ट्रक्टिव, यानी कि मेटल को क्रोड करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। फ्यूमिंग लिक्विड मीन्स जिसमें से फ्यूम्स निकल रहे, धुआं टाइप। एक तो कंसनट्रेटेड हमने एसिड्स मिलाए हैं तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड डेंजरस होते हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज़ एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो इससे हम गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व कर सकते हैं एक्वा रीजिया से। नेक्स्ट इज हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। हमने मेटल्स की अभी तक एयर के साथ रिएक्शन देख ली, जिसमें हमने देखा था कि गोल्ड एंड सिल्वर वर द मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, वेयर एज व्हेन sodium and potassium are the most reactive element that they react so vigorously with the air that they catch the fire if kept open in the air, right. Also if aluminium or copper are kept open in the air, they form a thin protective layer of their respective oxides, like copper forms copper oxide, aluminum forms aluminum oxide, which prevents the further oxidation. Then we saw the reaction of metals with the water and then with the acids, and now we are taking it as how the metal react with solutions of other salts, other metal salts के साथ कैसे react करता है. So let's say metal take a clean wire of copper and iron nail. हमें एक कॉपर और आयरन नेल लेना, पुट द कॉपर वायर इन द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, और उस कॉपर वायर को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डाल देंगे, एंड आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर वायर को पुट करना किस में, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में, एंड आयरन नेल को पुट करना हमें कॉपर सल्फेट में। टेकन इन द टेस्ट ट्यूब्स, गॉट योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स, राइट। सो तो होता क्या है, अगर इफ मेटल ए इज रिएक्टिंग विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, मेटल बी गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी, मतलब मेटल ए, कोई भी एक मेटल ए है, अगर हम उसको किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे को कि ये जो मेटल ए जो है इसमें से बी को हटा देगा और खुद जाके ज्वाइन कर जाएगा और मेटल बी हमें अलग से मिल जाएगा। तो हम क्या देखेंगे इस वाली एक्टिविटी में कि जो ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का, दैट विल फेड अवे आफ्टर सम टाइम एंड बिकम पेल ग्रीन इन कलर. दिस विल बी आवर ऑब्जर्वेशन. ऑल्सो अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर और आयरन नेल विल डेवलप, जिसको जो हमें दिखेगी उसके ऊपर. इट शोज दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. इसका मतलब ये है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. दैट्स व्हाई इट वाज able to displace the copper from its own copper sulfate solution, right, and formed iron sulfate solution of pale green color. If
If iron was not more reactive than the copper, it would not be able to displace the copper from its own solution, salt solution, right? So the reaction involved in this activity is iron plus copper sulfate, which is blue color solution. What we get, the copper get displaced by iron from its salt solution, and we get the ferrous sulfate, which is pale green in color, and copper, which is reddish brown. That iron reddish brown iron coating on the uh, reddish brown copper coating on the iron nail we will find, right? This is the reactivity series. Reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities. Means ये एक लिस्ट है मेटल्स की जिसको हमने अरेंज कर लिया मेटल्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन से हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन से हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ विच वी हैव परफॉर्म टिल नाउ, the based on these activities we have arranged these metals. It is also known as activity series. So this activity series you should know, so that you can solve the question, because questions come on the basis of these series. There they ask you whether this metal will be able to displace this another metal from its salt solution or not. ये तभी आप कर पाएंगे ना, when you know this reactivity series, that which one is the more reactive metal out of the two, right? So the most reactive metal is potassium, then sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, and the least reactive are gold and silver. How do metals and non-metals react? The yeah, now we will see that how metals react with non-metals, right? So reactivity of elements is the tendency to attain, क्या बोल रहे हैं, रिएक्टिविटी क्या है? रिएक्टिविटी जो एलिमेंट्स की होती है वो उनकी टेंडेंसी होती है क्या करना है, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं हम करवा रहे हैं, उसमें मेन पर्पस क्या होता है, इज देयर मेन पर्पस इज टू get stable, to get the electronic, this noble gas electronic configuration to complete their octet, right? So atoms of the metals lose electrons from their valence shell to form cation. So metals के जो atoms होते हैं वो जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, एंड फॉर्म कैटायंस। कैटायंस मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस। वेरस नॉन मेटल्स के जो हमारे एटम्स हैं वो क्या बनाएंगे, एनायन। वाई? नेगेटिवली चार्ज आयंस। वाई? बिकॉज दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स। और अब ऐसा होता क्यों है? So for that we should know the electronic configuration and atomic number of metals and non-metals. Like noble gases. Noble gases are the stable elements, right? Because they have their complete octets. They do not need any extra electron, right, to complete their octet or to get stable. They are already stable. So helium, the K shell has two electrons, should have two electrons. L में K shell has two electrons, L should have complete 8, and M also should have 8, and N 2. मीन्स K के पास सिर्फ 2 ही सीट्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, L के पास मैक्सिमम 8 सीट्स होती हैं, M शेल के पास भी 8 होती है मैक्सिमम सीट्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एंड N के पास सिर्फ 2। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, और इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, एंड यहाँ पे भी 8 मैक्सिमम, और इसमें 2 मैक्सिमम। These all things you have already studied in your 9th class. So helium and neon का atomic number is 10. If we see their electronic configuration, that is 2 8. Argon has 18, so 2 8 and 8, they are completely filled shells. So all the metals and non-metals also want to get stable like these noble gases, so they always try to uh, achieve this noble gas configuration
by either by losing or by gaining the electrons or by sharing the electrons to get stable, to complete their octet, to complete their valence shell, right? So this is the thing. Now metals like sodium's atomic number is 11. If we look into its electronic configuration, it will be 281. So these are the one is the, what is this one? This is the outermost uh, electron which is in the outermost shell. So it is known as the valence electron. Magnesium has two valence electrons. Aluminum has three valence electrons. Potassium has one valence electron, and calcium has two valence electrons. So to attain the noble gas configuration or to complete their octet, they need to, or sodium needs, if it has one valence electron, then it needs seven more electrons to get to complete its octet, right? So it will be difficult to gain seven electrons, and it is not also possible. It is easier to, so it is easier to lose one electron so that it can have the stable electronic configuration, that is 2 8, and but having a positive charge, right? So sodium, all these metals have either one, two, or three valence electrons, so which they can lose easily. So all metals always lose their valence electrons to attain the noble gas configuration to become stable, and by this they lose the electrons. So according to the number of electrons they lose, they get the positive charge on them. If the sodium lose one electron, then it will have a one unit of positive charge on it. If magnesium loses two electrons, then it will have a 2 units positive charge on it, right? Why this positive charge? Because of the number of protons will remain same. For number of protons we cannot change, only the electrons are there which we can which the elements can lose or gain. So if they lose the electrons, then because of the number of protons, the positive charge will be there. And what about the non-metals? Nitrogen, oxygen, fluorine, they all have, nitrogen has 5 valence electrons, oxygen has 6. So they all need either 1, 2, or 3 more electrons to complete their octet, which they can achieve by gaining the electrons from other elements, right? So तो इन जैसे कि मैं बताऊं कि अगर नंबर फॉर दी, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे 1 2 3 और 4 होंगे, तो यही हमारे क्या होंगे, यही हमारी वैलेंसी का इक्वल होता है, यही हमारी वैलेंसी होगी। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके जो एलिमेंट मेटल्स जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे ना, तो दे नीड टू लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स, सो आफ्टर दैट दे विल अटेन द noble gas configuration. So this is the valency. For the valence electrons 5 6 7, the number valency is equals to, इसमें वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस दिस नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मीन वैलेंसी होती क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट और टू गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और टू बिकम स्टेबल, इट इज़ द वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे क्या करते हैं, तो नॉन मेटल्स को क्या चाहिए होते हैं, दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स, एंड वेयर एज मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव noble gas configuration, right? Ionic compounds, the compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are called ionic compounds. Ionic compounds are formed by the transfer of electrons from metal to a non-metal. क्या मतलब इस बात का कि मेटल लूज करेंगे तो ट्रांसफर करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन किसको, नॉन मेटल्स ऑलवेज गेन द इलेक्ट्रॉन्स, सो दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म, एंड द कंपाउंड विच विल बी फॉर्म, this is known, that will be known as ionic compound,
they are also known as electrovalent compounds, right? तो एग्जाम्पल क्या है इसके, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl. ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जो हम खाते हैं उसी का फॉर्मूला है ये NaCl. अब हमें देखना है कि सोडियम क्लोराइड फॉर्म कैसे होता है. तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की क्या होगी 281. क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है. इट कैन ईजिली लूज इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अटेन अ स्टेबल ऑक्टेट. ठीक है, क्योंकि इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन ईजिली लूज इट टू अटेन इट्स noble gas configuration and becomes a sodium cation. Since it is losing one electron, so it will get an 1 unit positive charge on it, right? So sodium loses one electron and become sodium cation. Electronic configuration of chlorine is 287. Why? Because its atomic number is 17, right? It requires one, so it is having 7 valence electrons, so it requires one more electron to complete its octet, right? So it will what will it do? It will gain one electron from the sodium, which is the sodium has loosened its electron. It will gain that electron and will become 288 electronic configuration and have a 1 unit of negative charge. So this is the chloride ion now, right? When this is this will lose its one electron and it will gain that one electron here, and it will become sodium cation, it will become chloride ion. In this way this ionic compound has formed. This was so easy, right? So this ionic compound doesn't exist as molecules, be remember this, but aggregates of positively charged ion. कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स की तरह. दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, राइट? एंड दीज ions are held together by strong electrostatic forces of attraction between them. In the same way, magnesium chloride will be formed. Electronic configuration of magnesium is 282, and it that is 282, then that is it is having 2 electrons as the valence electron, which it can lose very easily to attain the noble gas configuration, right? So it will lose its valence electrons and become and gain 2 units of positive charge and becomes magnesium cation. And the chlorine, same way as we have seen in the NaCl case here, but since magnesium is losing 2 electrons, but one chlorine needs only 1 electron, so it will consist of 2 chlorine atoms, which will gain 2 electrons from the magnesium and become chloride ions, right? Chloride ions, and this will be the ionic compound. Here also these it is the ionic compound. It will also have, they will be held together by the strong electrostatic forces of attraction. Also they will not be existing in the form of a molecule, but in the form of the positively charged aggregates. Now we have to see the properties of the physical property. These are solid and are somewhat hard because of strong electrostatic force of attraction. तो ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं and hard होते हैं because of the strong electrostatic forces of attraction. Generally these are brittle and can be broken into pieces on applying pressure. जनरली देखा जाए तो ये ब्रिटल होते हैं और easily break down हो सकते हैं after if we apply pressure on them. Their melting and boiling points are, they have high melting and boiling points because of strong interionic attraction. Though they are brittle or can be easily broken on applying pressure, they have high melting and boiling point because of the strong interionic attraction that the I told you earlier na कि positively charged ions are held together by strong forces of attraction. Because of that force of attraction, interionic attraction, they have high melting and boiling points. It is difficult to melt them easily.
Solubility: generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene and petrol. So any compounds are soluble in water, they get easily dissolved in water, like sodium chloride. The what is it? Sodium chloride? Sodium chloride is the common salt. वो पानी में आसानी से घुल जाता है ना नमक, तो soluble होते हैं वाटर में, but in kerosene or you can say in petrol they are insoluble. Conduction of electricity, I'm sorry, this is conduction, con, please correct it down. Conduction of electricity: conduct electricity in molten and solution form but not in solid state. So any compounds will conduct the electricity only in molten or in solution form, not in solid state. Why not in solid state? That we will see in video 3 questions, right? When we will discuss the question, this question I have done, we will discuss there, right? So I think this is it. Yeah, for this video too, we will meet in video 3 with more NCRT questions and some extra questions. Till then, keep revising.